एंग्रो पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जिसकी कहानी सुनकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो हालात चाहे जैसे भी हों कामयाबी कदम चूम ही लेती है। ये वो कंपनी है जिसकी बुनियाद तो अमरीकियों ने रखी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि इसी कंपनी के अपने मुलाजमीन ने मिलकर उसे खरीद लिया और आज यही कंपनी 63 बिलियन रुपए की वैल्यूएशन के साथ एक मुकम्मल एम्पायर बन चुकी है। एंग्रो की शुरुआत अमरीकियों ने फर्टिलाइजर बनाने से की थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज्यादातर ज़राअत पर था। लेकिन आज अगर हम एंग्रो को देखें तो ये सिर्फ खाद तक महदूद नहीं रही, बल्कि पेट्रोकेमिकल्स, पावर, टेलीकॉम और डेयरी जैसे बड़े सेक्टर्स में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है। किसान के खेत में पड़े एंग्रो के यूरिया और DAP के थैले हों, या घर के किचन में रखे आलपर्स और तरंग के दूध के पैकेट्स, या फिर बच्चों के हाथ में उमूर की आइसक्रीम, एंग्रो आज किसी न किसी शक्ल में हर पाकिस्तानी घर तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि एंग्रो आखिर है क्या? ये सफर कहां से शुरू हुआ? अमरीकी ये कंपनी पाकिस्तान को बेचकर क्यों चले गए? और सबसे अहम सवाल, कैसे उसके अपने मुलाजमीन ने उसे डूबने से बचाकर आज इस मकाम तक पहुंचाया? आज की इस वीडियो में हम एंग्रो की पूरी कहानी तफसील से जानेंगे। आगाज़े कहानी 1957 न्यू जर्सी। एंग्रो की कहानी का आगाज होता है सन 1957 में अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से। उस वक्त अमेरिका में एक निहायत ताकतवर और बाअसर कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ये कंपनी रॉकफेलर खानदान से मंसूब थी और उस दौर में उसे अमेरिका की सबसे बड़ी। 1957 न्यू जर्सी। एंग्रो की कहानी का आगाज होता है सन 1957 में अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से। उस वक्त अमेरिका में एक निहायत ताकतवर और बाअसर कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। ये कंपनी रॉकफेलर खानदान से मंसूब थी और उस दौर में उसे अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी समझा जाता था। स्टैंडर्ड ऑयल की ताकत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त अमेरिका के बड़े बड़े मुआशी फैसले उसी कंपनी की पॉलिसियों पर असरअंदाज होते थे। तेल, गैस, तवानाई, हर शोबे में उस कंपनी की इजारादारी कायम थी। यही वजह थी कि स्टैंडर्ड ऑयल अपनी हुदूद से निकलकर मुख्तलिफ ममालिक में अपने ऑपरेशंस फैलाना चाहती थी। इसी दौरान पाकिस्तान एक नया आज़ाद मुल्क था। 1957 की आज़ादी के बाद पाकिस्तान को सनतों, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की अशद ज़रूरत थी। उस वक्त इंटरनेशनल कंपनियों के लिए पाकिस्तान एक बेहतरीन मौका था जहां वो सरमायाकारी करके अपना बिजनेस बढ़ा सकती थी। पाकिस्तान में एंट्री। एसओ कंपनी 1957 में ही स्टैंडर्ड ऑयल ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एसओ के जरिए पाकिस्तान में कदम रखा। एसओ का बुनियादी मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, पाकिस्तान में ऑयल और गैस के ज़खायर तलाश करना और फिर उन ज़खायर को मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर फरोख्त करना। और हैरत अंगेज तौर पर एसओ को उस काम में बहुत जल्द कामयाबी भी हासिल हो गई। इसी साल यानी 1957 में ही पाकिस्तान के इलाकों डहरकी और घूटकी में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। ये दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, क्योंकि तवानाई किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है। एसओ पाकिस्तान में मजबूती से अपने कदम जमा चुकी थी। ज़राअत की तरफ रुख, फर्टिलाइजर प्लांट। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 1957 में ही पाकिस्तान के इलाकों डहरकी और घूटकी में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। ये दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, क्योंकि तवानाई किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होती है। एसओ पाकिस्तान में मजबूती से अपने कदम जमा चुकी थी। ज़राअत की तरफ रुख, फर्टिलाइजर प्लांट। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान 1957 में ही पाकिस्तान के इलाकों डहरकी और घूटकी में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए गए। ये दरियाफ्त पाकिस्तान के लिए किसी नेमत से कम। खतरे की घंटी। पाकिस्तान से एग्जिट का फैसला। साल 1991। साल 1991 एक्सन मोबिल का पाकिस्तान से निकल जाने का फैसला हो चुका था। ये फैसला कागज़ पर तो एक बिजनेस डिसीजन था, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हज़ारों मुलाजमीन के लिए ये एक वजूदी बुहरान था। बरसों की मेहनत, तजुर्बा और कुर्बानियाँ एक लम्हे में बेमानी होने जा रही थी। एक्सन मोबिल के लिए पाकिस्तान एक छोटा सा मार्केट था, लेकिन पाकिस्तानी मुलाजमीन के लिए यही उनकी ज़िंदगी का सहारा था। अगर कंपनी बंद हो जाती तो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि हज़ारों घरों के चूल्हे बुझ जाते। इसीलिए पाकिस्तानी मुलाजमीन ने एक गैर मामूली और तारीखी फैसला किया। तारीखी मीटिंग, मुलाजमीन का इत्तेहाद। कंपनी के तमाम छोटे बड़े पाकिस्तानी मुलाजमीन ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, हम ये कंपनी पाकिस्तान से जाने नहीं देंगे। ये कोई आम सी बात नहीं थी। सामने एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, अरबों डॉलर्स का बिजनेस था और मुकाबले में वो लोग थे जो तनख्वाह पर काम करने वाले मुलाजमीन कहलाते थे। लेकिन यहाँ हिम्मत ने हिसाब किताब पर सबकत ले ली। मुलाजमीन ने फैसला किया कि वो खुद ये कंपनी खरीदने की कोशिश करेंगे। कोई सरमायाकार नहीं, कोई बैरूनी सहारा नहीं, सिर्फ मुलाजमीन का एतमाद और कुर्बानी। इसी दौरान एक तारीखी तस्वीर ली गई जिसमें ये पाकिस्तानी मुलाजमीन अपनी ही कंपनी को बचाने के लिए मुत्तहिद नजर आते हैं। आज ये डिस्कशन एंग्रो की तारीख का एक सुनहरा बाब समझी जाती है।
शौकत रजा मिर्जा एक फैसला कुन किरदार इन्हीं मुलाजमीन में एक अहम नाम था। शौकत रजा मिर्जा वो इस वक्त कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन भी थे। शौकत रजा मिर्जा ने चंद पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और मुंतखब मुलाजमीन के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। बातचीत के बाद फैसला हुआ कि वो एक्सन मोबिल से 75% शेयर्स खरीदेंगे। साल 1991 में $78 मिलियन के एवज एक्सन मोबिल के 75% शेयर्स खरीद लिए गए। इसी लम्हे एक्सतान मोबिल पाकिस्तान से निकल गया और एसो एक नए नाम और नए तशख्खुस के साथ जन्म लेता है। यही वो लम्हा था जब एंग्रो का नाम सामने आया। नई शुरुआत, एंग्रो का प्याम। एंग्रो कोई आम कंपनी नहीं थी, ये एक ऐसी कंपनी थी जो मुलाजमीन के जज्बे और कुर्बानी से खड़ी हुई थी। अब शौकत रजा मिर्जा ने CEO के तौर पर एंग्रो को चलाना शुरू किया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल मुश्किलात अब शुरू होती हैं। इब्तदाई बुहरान, सर्वाइवल मोड। एंग्रो बन चुकी थी, लेकिन उसके पास वसाइल न होने के बराबर थे। हालात कुछ यूँ थे, कंपनी के पास इतना सरमाया नहीं था कि वक्त पर तनख्वाहें दी जा सके। बैंक्स एतमाद करने को तैयार नहीं थे। नई कंपनी के लिए मार्केट में सवालिया निशान खड़ा था। ये वो वक्त था जब एंग्रो का वजूद एक बार फिर खतरे में पड़ गया। इंतजामिया जानती थी कि अगर फौरी सरमायाकारी ना आई तो ये ख्वाब बहुत जल्द बिखर सकता है। एक नजात दहिंदा की तलाश। एक नजात दहिंदा की तलाश। एंग्रो की मैनेजमेंट को एहसास हो चुका था कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक मजबूत सरमायाकार की जरूरत है। इसी तलाश के दौरान एक नाम सामने आया, अहमद दाऊद। ये वो शख्सियत थी जिनकी जिंदगी खुद एक मिसाल थी जिद्दोजहद और कामयाबी की। अहमद दाऊद, जिद्दोजहद से कामयाबी तक। अहमद दाऊद की पैदाइश 15 मार्च 1905 को ब्रिटिश इंडिया में हुई। उनका ताल्लुक एक मम्मन बिजनेस फैमिली से था। तालीम सिर्फ तीसरी जमात तक, लेकिन असल यूनिवर्सिटी उनके लिए जिंदगी खुद थी। उन्हें कम उम्री में ही कारोबार सीखने के लिए कर्नाटका में अपने नाना के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने कॉटन और टेक्सटाइल 1905 को ब्रिटिश इंडिया में हुई। उनका ताल्लुक एक मम्मन बिजनेस फैमिली से था। तालीम सिर्फ तीसरी जमात तक, लेकिन असल यूनिवर्सिटी उनके लिए जिंदगी खुद थी। उन्हें कम उम्री में ही कारोबार सीखने के लिए कर्नाटका में अपने नाना के पास भेज दिया गया, जहां उन्होंने कॉटन और टेक्सटाइल। कम उम्री में जिम्मेदारी, सिर्फ 15 साल की उम्र में अहमद दाऊद के वालिद का इंतकाल हो गया। अब पूरे खानदान और कारोबार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर। दाऊद ग्रुप की आमद, वर्ल्ड बैंक लोन, इंग्रो का हकीकी उरूज। 1990 की दहाई के आगाज में इंग्रो एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी। कंपनी बन तो चुकी थी, मगर मजबूत बुनियादों के बगैर। मुलाजमीन ने कंपनी बचा ली थी, मगर अब सवाल ये था, क्या वो उसे चला भी सकते हैं? क्योंकि सिर्फ जज्बा बिजनेस नहीं चलाता, बिजनेस सरमाया, विजन और दुरुस्त फैसलों से चलता है। नजात दहिंदा की एंट्री, दाऊद ग्रुप। इंग्रो की मैनेजमेंट समझ चुकी थी कि अगर अब भी मजबूत हाथ ना आया तो कंपनी दोबारा डूब सकती है। उसी वक्त स्टेज पर एंट्री होती है दाऊद ग्रुप। ये ग्रुप उस वक्त पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम था, टेक्सटाइल, शिपिंग और सनत में मजबूत जड़ें रखता हुआ। अहमद दाऊद के बेटे हसैन दाऊद अब अमली तौर पर ग्रुप को लीड कर रहे थे। हसैन दाऊद एक मुख्तलिफ सोच रखते थे। वो सिर्फ मुनाफा नहीं, इदारे बनाने पर यकीन रखते थे। फैसला कुन डील। इंग्रो में सरमायाकारी कई मुलाकातों, मुज़ाकरात और नंबर्स के बाद दाऊद ग्रुप ने इंग्रो में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी का फैसला किया। ये कोई आम सरमायाकारी नहीं थी। दाऊद ग्रुप ने न सिर्फ पैसा डाला, बल्कि इदारा जाती, स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बैनुल-अक़वामी नेटवर्क, बैंकों का एतमाद, सब कुछ साथ लेकर आए। फैसला कुन डील। इंग्रो में सरमायाकारी कई मुलाकातों, मुज़ाकरात और नंबर्स के बाद दाऊद ग्रुप ने इंग्रो में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी का फैसला किया। ये कोई आम सरमायाकारी नहीं थी। दाऊद ग्रुप ने न सिर्फ पैसा डाला, बल्कि इदारा जाती, स्ट्रक्चर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बैनुल-अक़वामी नेटवर्क, बैंकों का एतमाद, सब कुछ साथ लेकर आए। ये वो लम्हा था जब इंग्रो एम्प्लॉयज़ कंपनी से इंस्टीट्यूशनल कंपनी बनने लगी। वर्ल्ड बैंक का एतमाद, गेम चेंजर। इंग्रो की सबसे बड़ी ज़रूरत थी बड़ा सरमाया। पाकिस्तान की ज़रूरी मईशत को यूरिया फर्टिलाइज़र की अशद ज़रूरत थी, लेकिन नई फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों डॉलर दरकार थे। यहाँ दाऊद ग्रुप का तजुर्बा काम आया। दाऊद ग्रुप की क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर इंग्रो ने वर्ल्ड बैंक से बड़ा लोन हासिल किया। ये एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसी नई कंपनी को आसानी से लोन नहीं देता। इंग्रो अब आलमी मालियाती इदारों के नक्शे पर आ चुकी थी। फर्टिलाइज़र प्लांट्स की तोसी। वर्ल्ड बैंक के लोन से इंग्रो ने अपने दहारकी फर्टिलाइज़र प्लांट को वुसअत दी। ये पाकिस्तान के सबसे जदीद यूरिया प्लांट्स में से एक बन गया। नताइज वाज़े थे, पैदावारी लागत कम, पैदावार में इजाफा, किसानों को बेहतर और सस्ता यूरिया। इंग्रो अब एक शोबाजाती लीडर बनने जा रही थी। किसान से मुल्क तक असरात। इंग्रो का फ़ायदा सिर्फ कंपनी तक महदूद नहीं रहा, किसान को।
بہتر پیداوار، کم لاگت، زیادہ فصل ملی اور ملک کو فوڈ سیکیورٹی، زرمبادلہ کی بچت، زرعی استحکام۔ انگرو آہستہ آہستہ پاکستان کی معیشت کا ایک خاموش ستون بن گئی۔ پروفیشنل مینجمنٹ کلچر۔ داؤد گروپ نے انگرو میں پروفیشنل کلچر متعارف کرایا۔ اب فیصلے ڈیٹا پر ہوتے، سسٹمز کے تحت ہوتے، افراد پر نہیں، ادارے پر انحصار کرتے۔ انگرو میں میرٹ بیسڈ ہائرنگ، لانگ ٹرم پلاننگ، رسک مینجمنٹ جیسے تصورات آئے جو اس وقت پاکستان میں کم دیکھے جاتے تھے۔ بزنس ماڈل کی تبدیلی۔ انگرو اب صرف فرٹیلائزر کمپنی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ سوچا گیا کیا ہم صرف ایک پروڈکٹ پر انحصار کرتے رہیں؟ جواب آیا نہیں۔ یوں انگرو نے مختلف شعبوں میں قدم رکھنے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ ڈائیورسفیکیشن کی بنیاد اسی دور میں۔ انگرو نے گراؤنڈ ورک رکھی، فوڈ سیکٹر، پاور اینڈ انرجی، کیمیکلز۔ اگرچہ اصل ایکسپینشن بعد کے سالوں میں ہوئی مگر بیج اسی زمانے میں بویا گیا۔ عالمی معیار کی طرف سفر۔ انگرو نے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اپنائے، سیفٹی اور کمپلائنس کو ترجیح دی، لانگ ٹرم اسٹیبل ہو چکی تھی، پروفیٹیبل ہو چکی تھی، ٹرسٹڈ برانڈ بن چکی تھی۔ اب سوال بقا کا نہیں تھا بلکہ وسعت اور قیادت کا تھا۔ 1990 کی دہائی کے اختتام تک انگرو ایک مضبوط، منافع بخش اور قابل اعتماد ادارہ بن چکی تھی۔ اب کمپنی کے سامنے ایک نیا سوال تھا، کیا انگرو صرف فرٹیلائزر تک محدود رہے گی یا مستقبل کو لیڈ کرے گی؟ فیصلہ واضح تھا، انگرو نے ڈائیورسیفیکیشن کا راستہ چنا۔ انگرو فوڈز، ایک تاریخی قدم۔ 2005 میں انگرو نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے پاکستان کے گھروں کی روزمرہ زندگی بدل دی۔ انگرو فوڈز کا آغاز کیا گیا۔ یہ محض ایک بزنس نہیں تھا، یہ فوڈ سیکیورٹی، معیار اور کسان سے کنزیومر تک ایک مکمل چین بنانے کی کوشش تھی۔ کسان سے برانڈ تک۔ ملک ریولوشن اس وقت پاکستان دنیا کے بڑے دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دودھ کھلا بکتا تھا، معیار غیر یقینی تھا، کسان کو مناسب قیمت نہیں ملتی تھی۔ انگرو نے ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا، ہزاروں کسانوں کو ٹریننگ، جدید کلیکشن سینٹرز، کولڈ چین انفراسٹرکچر۔ نتیجہ آلپرز، ترنگ اور اومور جیسے برانڈز وجود میں آئے۔ آلپرز صرف دودھ نہیں تھا، یہ پاکستانی صارف کے لیے کوالٹی ایشورنس کی علامت بن گیا۔ ملٹی نیشنل کی تشکیل۔ انگرو فوڈز نے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی قدم رکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک پاکستانی فوڈ کمپنی علاقائی سطح پر مقابلے کے قابل بنی۔ انرجی سیکٹر میں انٹری۔ پاور اینڈ LNG۔ ادھر ملک کو شدید توانائی بحران کا سامنا تھا، لوڈ شیڈنگ نے معیشت کا پہیہ روک رکھا تھا۔ انگرو نے موقع کو ذمہ داری میں بدلا۔ انگرو پاور جن شروع کیا گیا۔ تھر کول، درآمدی کوئلہ، بجلی کے جدید پلانٹس۔ انگرو اب صرف زرعی نہیں بلکہ قومی انرجی اسٹرکچر کا حصہ بن چکی تھی۔ LNG ٹرمینل، جرأت مندانہ فیصلہ۔ 2015 میں انگرو نے ایک انتہائی حساس شعبے میں قدم رکھا، LNG درآمد اور ری گیسیفیکیشن ٹرمینل۔ یہ پاکستان کا پہلا کامیاب LNG ٹرمینل تھا۔ اس منصوبے نے انڈسٹری کو گیس دی، بجلی گھروں کو چلایا، توانائی بحران کو بڑا سہارا دیا۔ لیکن ہر بڑا قدم تنازع کے بغیر نہیں ہوتا۔ تنازع اور تنقید۔ انگرو NGLN منصوبے پر سیاسی تنقید، میڈیا بحث، الزامات، سب کچھ ہوا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ یہ منصوبہ ملکی معیشت کے لیے ناگزیر تھا۔ انگرو نے بحران میں بھی آپریشنل ڈسپلن اور شفافیت برقرار رکھی۔ انگرو کارپوریشن، ہولڈنگ ماڈل۔ اسی دور میں انگرو نے خود کو ہولڈنگ کمپنی کے طور پر ری اسٹرکچر کیا، یعنی انگرو 1 فرٹیلائزرز، انگرو فوڈز، انگرو پاور اینڈ انرجی، انگرو پالیمر اینڈ کیمیکلز، سب الگ الگ لسٹڈ اور پروفیشنل یونٹس بن گئے۔ یہ ماڈل عالمی کارپوریشنز میں استعمال ہوتا ہے۔ تاریخی فیصلہ۔ انگرو فوڈز کی فروخت 2016 میں ایک بڑا حیران کن فیصلہ سامنے آیا۔ انگرو نے انگرو فوڈز فرانسیسی ملٹی نیشنل فرائز لینڈ کیمپینا 2016 میں فروخت کر دی۔ یہ فیصلہ جذباتی تھا کیونکہ آلپرز ایک قومی برانڈ بن چکا تھا، لیکن بزنس کے لحاظ سے یہ سرمایہ کو نئے شعبوں میں منتقل کرنے، انرجی اور انفراسٹرکچر پر فوکس کا فیصلہ تھا۔ آج آلپرز اسی کمپنی کے تحت موجود ہے۔ ویژنری لیڈرشپ۔ حسین داؤد حسین۔ داؤد صرف بزنس لیڈر نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مضبوط کمپنیاں مضبوط معاشروں سے جنم لیتی ہیں۔ اسی سوچ کے تحت انگرو فاؤنڈیشن، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ انیشیٹیوز، سوشل رسپانسبلٹی پروگرامز متعارف کرائے گئے۔ مستقبل کی انگرو۔ آج انگرو انرجی، ایگرو، کیمیکلز، انفراسٹرکچر جیسے اسٹریٹجک شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ یہ کمپنی پاکستان کی GDP، روزگار، فوڈ اور انرجی سیکیورٹی میں براہ راست کردار ادا کر رہی ہے۔